बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। लेक्चर नंबर 25 आज हमने डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में अल्काइन बनाने के मेथड डिस्कस कर रहे थे हम। अल्काइन बनाने के आपके पास टोटल 4 मेथड हैं, जिनमें से पहला मेथड स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, डेट इज़ डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड। दूसरा मेथड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड क्या होते हैं? टेट्राहैलाइड उन्हें कहा जाता है जिसमें आपके पास 4 हैलोजन हो। यहाँ पर आपने विसिनल टेट्राहैलाइड यूज़ करना है। विसिनल टेट्राहैलाइड से मुराद 2 हैलोजन एक कार्बन पर और बाकी 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर अटैच होने चाहिए। डीहैलोजिनेशन करवाने के लिए आप जिंक का इस्तेमाल करेंगे या मैग्नीशियम का इस्तेमाल करेंगे। डीहैलोजिनेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पर अगर आप टेट्राहैलाइड यूज़ करते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके सामने, या हमने एक टेट्राहैलाइड यूज़ किया। जिंक क्या करेगा, इसके दोनों हैलोजन से मिलकर जिंक ब्रोमाइड और दूसरा जिंक इन 2 हैलोजन से मिलकर जिंक ब्रोमाइड, 2 जिंक ब्रोमाइड बन जाएंगे। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे क्योंकि इसके 2 हैलोजन रिमूव हुए, और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे क्योंकि इसके भी 2 हैलोजन रिमूव हुए। दोनों के 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, दोनों आपस में 2 बॉन्ड और बनाएंगे और आपके पास अल्काइन आ जाएगा। इसी रिएक्शन को आप स्टेप वाइज देख सकते हैं। या आपने टेट्राहैलाइड यूज़ किया, जिंक ने क्या किया, जिंक ने पहले 2 ब्रोमीन निकाली, एक इसकी और एक इसकी, जिंक ब्रोमाइड बना। एक बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ और एक इसका ब्रेक हुआ, दोनों ने आपस में एक बॉन्ड और बना लिया, ये डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन हमने तो अल्काइन बनाना है, हमने तो ट्रिपल बॉन्ड बनवाना है। यहाँ पर मजीद क्या होगा, जिंक मजीद डीहैलोजिनेशन करवाएगा। जिंक यहाँ से भी हैलोजन ले जाएगा, यहाँ से भी, ये दोनों हैलोजन जिंक के साथ मिलकर जिंक ब्रोमाइड बनाएंगे। इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका भी, दोनों आपस में एक और बॉन्ड बनाएंगे, ये आपके पास अल्काइन आ जाएगा। ये था जी डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड से अल्काइन बनाने का तरीका। यू हैव टू एडजस्ट कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपने प्रोपाइन बनाना है तो आप 3 कार्बन वाला जो है टेट्राहैलाइड यूज़ करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है जो 4 हैलोजन एटम लगाने हैं, 2 हैलोजन एटम एक कार्बन पर और बाकी 2 हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पर लगाने हैं, गैप के साथ नहीं लगाने। इसमें आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं। 3 कार्बन एटम यूज़ कर लें, 1 2 3, 2 ब्रोमीन इसके साथ लगा दें। और स्टूडेंट याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि ब्रोमीन ही अटैच करनी है, आप क्लोरीन भी अटैच कर सकते हैं। और 2 ब्रोमीन यहाँ अटैच कर दें, ये आ गया आपके पास टेट्राहैलाइड। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, CH3 और ये CH आ जाएगा। इसमें जिंक ऐड करें, जिंक पहले डीहैलोजिनेशन करवाएगा, एक हैलोजन यहाँ थे, एक हैलोजन यहाँ थे, ये बनेगा जिंक ब्रोमाइड। यू विल गेट CH3 CBr CHBr, और ये दोनों ब्रोमीन जिंक के साथ मिलकर जिंक ब्रोमाइड बनाएंगी। एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हुआ है क्योंकि एक ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हुई है, एक बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक हुआ है क्योंकि एक ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हुई है, दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया। अब ये जो प्रोडक्ट बना आपके पास, इसकी मज़ीद डीहैलोजिनेशन पॉसिबल है। मज़ीद डीहैलोजिनेशन में फिर आप जिंक ऐड करेंगे, जिंक फिर दोनों ब्रोमीन के साथ मिलकर जिंक ब्रोमाइड बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH और जिंक ब्रोमाइड आ गया आपके पास। अब बेटा ये जो जिंक ब्रोमाइड बना है, इसके बनने के बाद इस कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसका भी, क्योंकि एक ब्रोमीन यहाँ से गया है और एक ब्रोमीन यहाँ से गया है, दोनों आपस में एक बॉन्ड और बनाएंगे और ये प्रोपाइन आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने ब्यूटाइन बनाना है तो 4 कार्बन की चेन बनाएं और कोई से 2 एडजेसेंट कार्बन पर 4 हैलोजन लगा दें, 2 हैलोजन एक पर, 2 हैलोजन दूसरे पर, जिंक ऐड करवा दें, जिंक डीहैलोजिनेशन करवा देगा और आपके पास अल्काइन आ जाएगा। ये अल्काइन बनाने का दूसरा मेथड था। अल्काइन बनाने का तीसरा मेथड है जी हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड उसे कहते हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए, और अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आएंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बोक्सिल ग्रुप बनाने के लिए आपने लास्ट टाइम भी मेथड डिस्कस किया था, ये 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। ये पहला कार्बोक्सिल ग्रुप आपने ड्रा किया और ये दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप ड्रा किया, इसमें एक कार्बन लगाएं, इसमें भी, इनको अटैच कर दें। अगर आप इन 2 कार्बन को थ्रू सिंगल बॉन्ड अटैच करेंगे तो ये कहलाएगा सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आप इन 2 कार्बन को थ्रू डबल बॉन्ड अटैच करेंगे तो ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड रहता है, एक हाइड्रोजन, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड रहता है, एक हाइड्रोजन, ये आपके पास अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया।
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा, क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। अनसैचुरेटेड क्यों कहा, क्योंकि इन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने सॉल्ट यूज़ करना है और सॉल्ट का वाटर में सोल्यूशन बनाकर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। एसिड से सॉल्ट बनाने का तरीका कई दफ़ा हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो एसिड से सॉल्ट बनाने का तरीका ये है, एसिड का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मेटल के साथ रिप्लेस कर दें। अब अगर आप इस हाइड्रोजन की जगह सोडियम मेटल लगा दें या पोटाशियम मेटल लगा दें, इट्स ऑन यू, तो ये बन जाएगा एसिड का सॉल्ट। तो ये कौन से एसिड का सॉल्ट बना, ये अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना। इस सॉल्ट को आपने वाटर में ऐड करना है और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। देखते हैं जी पहले इसका ओवरऑल रिएक्शन। ये आपने सॉल्ट लिया अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको वाटर में ऐड करवाया। यू कैन राइट वाटर इन दिस वे। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव हो जाएंगे। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल रिमूव हो गए, ये भी बॉन्ड टूट गया, ये भी, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो ये आपके पास इथाइन बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। ये 2 पोटाशियम, 2 के OH से मिलकर 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगी। तो आपके पास ये 4 प्रोडक्ट आ गए, इथाइन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है हमने। मैकेनिज्म में आपके पास नंबर ऑफ स्टेप है। पहला स्टेप आयोनाइजेशन का, दूसरा स्टेप एनोड पर होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। यू नो डैट एनोड का वर्ड आया एनाइन से, और एनाइन जिस तरफ जाते हैं उसे एनोड कहते हैं, और एनाइन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो एनोड पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाएंगे। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा और फिर कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा। कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि कैथोड का वर्ड आया कैटाइन से। ये तरफ कैटाइन जाते हैं उसे कैथोड कहा जाता है, और कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कैटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कैटाइन वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो अपनी रिडक्शन करवाएंगे। देखते हैं जी इसका प्रोसेस। पहला स्टेप है जी आपके पास आयोनाइजेशन का। आपने ये सॉल्ट लिया और इस सॉल्ट को वाटर में ऐड किया। जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में ऐड करेंगे वो आयोनाइज होगा, उसका कैटाइन अलग होगा, एनाइन अलग होगा। सेम केस इज हियर, ये एनाइन अलग हो गया, ये सारा एनाइन था, ये अलग हो गया, और 2 पोटाशियम आयन जो कैटाइन है वो अलग हो गए। अब आयोनाइजेशन के बाद जब ये एनाइन बने हैं, ये मूव करेंगे एनोड की तरफ, तो और इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये एनाइन जब एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हम कहेंगे इन्होंने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करवाया। एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लूज करेगा क्योंकि इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक ये लूज करेगा क्योंकि इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे। और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया, इस पर भी। ये इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये बता रहा है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, और ऑक्सीजन ने भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है और अभी 1 बॉन्ड बाकी है। इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल है, और ये आपके पास बनाया है फ्री रेडिकल। और जो फ्री रेडिकल होते हैं वो अपने आप को इमीडिएटली स्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनका जो बॉन्ड रह जाता है उस बॉन्ड को वो बनाना चाहते हैं। ऑक्सीजन ने यहाँ पर सिर्फ 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि 1 बॉन्ड ऑक्सीजन और बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन टोटल 2 बॉन्ड बनाता है। सेम केस विद दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है और 1 बॉन्ड अभी ये एक और बनाएगा, तब ये स्टेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों होगी, इसी ऑक्सीजन की वजह से, इसी फ्री रेडिकल की वजह से। यही ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को फोर्स करेगा कि अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ तोड़े। इस कार्बन में, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इसका है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन को फोर्स कर रहा है कि अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़े और इलेक्ट्रॉन इसके साथ लाए, इसके साथ शेयर करे, इसको स्टेबलाइज करे। तो होगा क्या, ये कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके यहाँ एक और बॉन्ड बना देगा, ये बन जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। सेम केस इज हियर, ये कार्बन भी अपना बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 यूनिट आ जाएंगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। और CH के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दूसरे CH के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और एज ए रिजल्ट आपके पास इथाइन आ जाएगा। ये रिएक्शन हुआ एट एनोड। तो एनोड पर जो रिएक्शन हुआ उसके 2 स्टेप हुए। एनाइन ने एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीडेशन करवाई और फिर फ्री रेडिकल बना, उसने डीकार्बोक्सिलेशन करवा दी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा दिया। अब रिएक्शन हमने देखना है कैथोड पर। कैथोड पर जाते हैं कैटाइन। अब कैटाइन आपके पास 2 तरह के हैं। किस तरह,
क्योंकि आपने वाटर में सोल्यूशन बनाया है, वाटर के कैटाइन मतलब वाटर के हाइड्रोजन आइन, और दूसरा जो सॉल्ट आपने यूज़ किया उसका कैटाइन। वो सॉल्ट अगर पोटाशियम यूज़ किया तो पोटाशियम आइन होगा, अगर सोडियम यूज़ किया तो सोडियम आइन होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो कैटाइन है वो दोनों कैटाइन के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन आइन और सोडियम या पोटाशियम आइन में से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी हाइड्रोजन आइन की ज़्यादा है। हाइड्रोजन आइन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे और ये दो OH आयन अलग हो जाएंगे। अब जो सॉल्ट का कैटाइन था, चाहे वो सोडियम आइन था चाहे पोटाशियम आइन था, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सका। सॉल्ट का कैटाइन इस एनाइन के साथ मिल जाएगा। अगर सोडियम आइन होगा, सोडियम आइन इस आयनाइन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर पोटाशियम आइन होगा तो पोटाशियम आइन एनाइन के साथ मिलकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये ओवरऑल मैकेनिज्म आ गया हमारे पास कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का। तो स्टूडेंट आपको रिमेंबर होना चाहिए कि कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आपने अल्केन बनाने में भी यूज़ किया, अल्कीन बनाने में भी यूज़ किया और अल्काइन बनाने में भी यूज़ किया। फ़र्क क्या है? अल्केन बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कीन बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्काइन बनाने के लिए भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे, लेकिन सैचुरेटेड यूज़ नहीं करेंगे, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। तो अल्काइन बनाने के लिए आपने क्या यूज़ करना है? सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। जो मैकेनिज्म आपने अल्काइन बनाने में पढ़ा वही अल्कीन बनाने में पढ़ा था, और वही जो है मैकेनिज्म आपने अल्केन बनाने में भी डिस्कस किया था। अल्काइन बनाने का लास्ट मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन को हम इंडस्ट्री में किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, और इथाइन को इंडस्ट्री में प्रिपेयर क्यों किया जाता है? इथाइन के बहुत से यूजेज हैं। आजकल आपने देखा होगा जो गैस वेल्डिंग होती है वो भी इथाइन की ही की जाती है। इथाइन गैस को बर्न किया जाता है और गैस वेल्डिंग का प्रोसेस करवाया जाता है। इथाइन को इंडस्ट्री में बनाने के लिए हम लाइम लेते हैं और लाइम का कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सी। एज ए रिजल्ट वी गेट कैल्शियम कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन यहाँ पर 2 और 1 3 यूज हुई, इसलिए इसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैल्शियम कार्बाइड जो बना है इसका हम स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एज ए रिजल्ट आपके पास इथाइन बन जाता है। ये कैल्शियम कार्बाइड का आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया। कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम यू नो वेल 2 बॉन्ड बनाता है, उसने 2 बॉन्ड बनाए, एक कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ। ये कैल्शियम ने 2 बॉन्ड बना लिए और कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने 1 बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं। इस कार्बन ने भी 1 बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, इसके भी 3 बॉन्ड रहते हैं, दोनों आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना गए। ये कैल्शियम कार्बाइड का आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। कैल्शियम आइन है और कार्बाइड आइन है। कैल्शियम पर यू नो डैट +2 चार्ज होता है, और कार्बन पर इस पर भी -1 है, इस पर भी -1 है। +2 और -2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये कैल्शियम +2 ये मिल जाएगा 2 OH आइन के साथ, और ये प्रोड्यूस कर देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपके पास क्या रह जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव नेगेटिव, एक H इसके साथ लग जाएगा और एक H इसके साथ लग जाएगा। ये आपके पास आ गया इथाइन। ये लास्ट मेथड था अल्काइन की प्रिपरेशन का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन इससे पहले एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें। अल्काइन बनाने के टोटल 4 मेथड हैं। पहला मेथड डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड, वहाँ पर आपने यूज़ करना है अल्कोहलिक KOH। दूसरा मेथड डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, वहाँ पर आपने यूज़ करना है जिंक। और तीसरा कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इस केस में आपने यूज़ करना है सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। यहाँ पर आप कार्बन को, इन अदर वर्ड कोक को यूज़ करेंगे, और लाइम को, कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, उसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे और अल्काइन बन जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 का A पार्ट, डिस्क्राइब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको चारों मेथड लिखना पड़ेंगे। अलबत्ता इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुत लेंथी होगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिवीजन आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होता है, तो वो कोई से 2 मेथड या कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अलग से लॉन्ग में पूछ सकता है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्काइन, नंबर 1 दे आर ऑर्डरलेस, कलरलेस, सिवाय एसिटाइलिन के। एसिटाइलिन ऑर्डरलेस नहीं है, इसकी प्रॉपर स्मेल है, गार्लिक लाइक ऑर्डर है इसका। इसके जो पहले 3 मेंबर हैं इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पर। और
कार्बन एटम 5 से लेकर कार्बन एटम 12 तक ये लिक्विड है और इससे ऑनवर्ड जो मेंबर है वो सॉलिड है। रीज़न क्या है? रीज़न हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर में होती है लंदन फोर्सेस। वो डिपेंड करती है एटॉमिसिटी और मालिक्यूल पर। मालिक्यूल की एटॉमिसिटी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंदन फोर्सेस बढ़ेंगी। लंदन फोर्सेस बढ़ेंगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी और फोर्सेस बढ़ने से फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी। जो पहले 3 मेंबर हैं उनमें कार्बन एटम 2, 3 और 4 हैं, मतलब वो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन है। इनमें जब कार्बन एटम कम है तो पैरेलल हाइड्रोजन एटम भी कम होंगे। इनके मालिक्यूल की एटॉमिसिटी कम है, इनकी पोलराइजेबिलिटी कम है, इनमें पोलर साइड कम है, इनमें लंदन फोर्सेस कम है, इनके मालिक्यूल फार अवे होंगे, लिहाजा ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जब आप बात करते हैं C5 to C12, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बढ़ेंगे। पोलर साइड बढ़ेंगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंदन फोर्सेस बढ़ेंगी, मालिक्यूल करीब आ जाएंगी क्योंकि फोर्सेस बढ़ गई हैं, ये लिक्विड बन जाएंगे। और जब कार्बन एटम की तादाद इससे भी ज़्यादा होगी तो ये सॉलिडिफाई हो जाएंगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, पोलर साइड्स और बढ़ जाएंगी, लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मालिक्यूल करीब आ जाएंगे और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये नॉन पोलर हैं लिहाजा ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। जिस तरह आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन, इस तरह के नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएंगे। और अभी मैंने एक और पॉइंट ये डिस्कस कर दिया है कि जब आप एटॉमिसिटी बढ़ाते जाएंगे तो पोलर साइड बढ़ती जाएंगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएंगी, लंदन फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वेपर प्रेशर कम होगा। ये पॉइंट MCQ में अक्सर पूछा जाता है कि जब मोलेकुलर वेट बढ़ता है हाइड्रोकार्बन का तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो बेटा क्यों वेपर प्रेशर कम हो जाता है? क्योंकि जब मोलेकुलर वेट बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से पोलर साइड बढ़ती हैं, पोलर साइड बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं। जब मालिक्यूल में फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी, वो अब आसानी से वेपराइज नहीं हो पाएंगे। स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग अल्काइन के केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। और ये ध्यान में रखें कि जब तक आपने प्रैक्टिस ना की रिएक्शन की आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए तमाम रिएक्शन की प्रैक्टिस लाजमी करें और ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बज़ाहिर जो है वो डिबेटेबल नहीं होती, लेकिन बेटा मैं यहाँ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ पास पेपर में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मसलन राइट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइन, या ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोकार्बन के बढ़ने की वजह से, हाइड्रोकार्बन के मोलेकुलर वेट बढ़ने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, या मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, या उनकी फिजिकल स्टेट क्यों चेंज हो जाती है। इन तमाम पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि मोलेकुलर वेट बढ़ने से साइज बढ़ता है, एटॉमिसिटी बढ़ती है, एटॉमिसिटी बढ़ने से पोलर साइड बढ़ती हैं, लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं, मालिक्यूल करीब आ जाएंगे, करीब आ जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि मालिक्यूल में अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो स्टूडेंट ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इग्नोर नहीं करना आपने, इनको भी प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। इनसे रिलेटेड MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और प्रॉपर लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इन ऑनलाइन लेक्चर से फ़ायदा आप उसी वक्त उठाएंगे जब आप डेली बेसिस पे काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।